नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सोम का बयान, संजय बालियान। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भीतर ही घमासान नहीं है, बल्कि घमासान का ये तूफान भाजपा में भी उफान ला रहा है। कुछ सीटों पर मौजूदा प्रत्याशियों के टिकट कटने से असंतोष है, तो कुछ सीटों पर विधानसभा चुनाव का हिसाब किताब लोकसभा चुनाव में पूरा करने की साजिश रची जा रही है। इन्हीं से एक लोकसभा सीट है, इन्हीं में से वो है मुजफ्फरनगर। इस सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान सांसद हैं और उन्हें एक बार फिर भाजपा ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। लेकिन पिछली बार आसानी से जीतने वाले संजीव बालियान की राह इस बार आसान नहीं है, क्योंकि उनकी राह में रोड़े कोई दूसरी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता नहीं, बल्कि उनकी अपनी ही भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम अटका रहे हैं। संगीत सोम और संजीव बालियान की अदावत विधानसभा चुनाव के समय से शुरू हुई है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में संगीत सोम मेरठ की सरदना विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। संगीत सोम के समर्थकों ने इस हार के लिए संजीव बालियान को जिम्मेदार ठहराया था। संगीत सोम भी अपनी हार का जिम्मेदार संजीव बालियान को ही मान रहे थे। सरदना विधानसभा सीट अब परिसीमन के बाद मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का हिस्सा है और संगीत सोम के पास हिसाब चुकता करने का मौका है। संगीत सोम ठाकुर समुदाय से हैं और सरदना विधानसभा में ठाकुरों के 24 गांव हैं, जिसको ठाकुर चौबीसी भी कहा जाता है। ठाकुर चौबीसी में 1 लाख ठाकुर वोटर हैं, वो जिसको वोट देते हैं जीत उसी की होती है। संगीत सोम ये बयान देकर कि सरदना किसी अच्छे को नेता चुनेगा, अपने तेवर का संकेत दे चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि संजीव बालियान का स्तर नहीं है कि वो उनसे बात करें। उन्होंने कहा, मैं भाजपा के लिए प्रचार करता हूं, संजीव बालियान के लिए नहीं। संगीत सोम ने नाम लिए बिना बालियान पर गुंडागर्दी करने और लोकसभा क्षेत्र में नहीं आने का आरोप भी लगाया है। ऐसे में सोम की ये बयानबाजी चुनाव से पहले भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। उधर बालियान ने भी कहा कि वो सारी बातों का जवाब चुनाव के बाद देंगे। बालियान और सोम की खटपट की खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी है, लेकिन दोनों नेताओं की तकरार में मुख्यमंत्री ज्यादा कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में मुजफ्फरनगर सीट पर चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बड़ा सवाल है। आज इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। कुछ बयान सुनते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपकी मुलाकात। जहां तक संगीत सोम जी की और संजीव बालियान जी की बात है, दोनों ही हमारे पार्टी के कदावर नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। दोनों का समानांतर महत्व है और मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है, जैसा कि आपने देखा माननीय योगी जी अभी सरदना की सभा को संबोधित भी किया है उन्होंने, और वहां की जनता से भी आह्वान किया है। और आप देखिएगा सर्वाधिक मतों के अंतर से वहां की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जो पुराने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देगी। और ये जो विपक्षियों के द्वारा इस तरह का जो एक मिथ, एक कपोल कल्पित कहानी फैब्रिकेट करके बना करके प्रसारित की जा रही है, इसका जो गुब्बारा है वो फूट जाएगा। समाज के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। क्या दलित, क्या पिछड़े, क्या आदिवासी, क्या अल्पसंख्यक, सभी के अंदर घोर निराशा और नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और सभी भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में सबक सिखाना चाहते हैं, हराना चाहते हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी आपस में एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, वो भी एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। क्योंकि सरकार ने तो कुछ किया नहीं, तो इन नेताओं का जनता विरोध कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में विरोध के सुर उठने लगे हैं। एक प्रत्याशी का दूसरा कार्यकर्ता नेता विरोध करे तो बात समझ आती है कि राजनीति में अनुशासन का दम भरने वाली पार्टी के अंदर भी कुछ नहीं ठीक चल रहा है। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे आज समझने की कोशिश होगी। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैन साहब स्वागत। वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं, स्वागत करती हूँ आपका। आजम खान सपा से हमारे साथ जुड़े हुए, सर आपका भी वेलकम। नीरज माहिरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, नीरज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। सर 2012 से लगातार ये जो अदावत है दो नेताओं के बीच चली आ रही है, और उसके बाद संजीव सोमनाथ और उसके बाद संजीव बालियान के बीच इस तरह की नोक झोंक होना जो अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सामने आती हुई दिख रही है। हालांकि योगी जी भी इससे ठीक करने की कोशिश करते हुए नजर आए कि शायद वो दोनों को समझा लें, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो रुख है वो सीधा स्पष्ट है कि वो बीजेपी को तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा वो संजीव बालियान को
कुछ ऐसे शब्दों से संबोधित कर रहे हैं जो शायद भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है, लेकिन इस तरह की चीजें जो निकलकर सामने आती हैं और ऐसे मजदर पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त है कि कोई पार्टी निकाला भी नहीं दे सकती या किसी तरह का कोई पनिशमेंट भी नहीं दे सकती। अब ये यहाँ से जो संदेश जा रहा है, क्योंकि चुनाव 24 ठाकुर जो वोट्स है वहां पर 24 गांव हैं, जो 24 से उन्हें कहा जाता है, 1 लाख वोटर्स अगर हिले तो मुसीबत बालियान के लिए आ जाएगी और बीजेपी का 80+80 सीटों का जो मिशन है वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ दिख रहा है। नीरज जी, देखिए पारुल जी, मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये जो संजीव बालियान और सोम जी का जो विवाद चल रहा है, ये संगीत सोम जी का, ये कोई नई बात नहीं है, चूंकि ये लंबे समय से चल रहा है। और इसमें चूंकि इस बार एक नई बात ये आई है कि वहां पे राजपूत समाज ने एकजुट होकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी लोग वहां इकट्ठे हुए, उन्होंने एकजुट होकर पूरन सिंह जी, वहां किसान मजदूर संयुक्त यूनियन चलाते हैं, उनके नेतृत्व में सारे लोग बैठे और वहां 1 दर्जन के लगभग ऐसी यूनियन है जो राजपूत लोग वहां चलाते हैं, किसान आंदोलन करते हैं उनसे और उनका काम करते हैं। उन सबने बैठ के ये निर्णय लिया केवल इस बात के लिए कि उनका ये मानना है कि हमारे समाज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, हमारे समाज के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दी गई वहां से। इस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जैसे बीके सिंह साहब का टिकट काट दिया गया वहां से। इस बात को लेकर उसके बाद ये एक नई पहल हो गई है। अब इसका अगर निश्चित रूप से अगर विपक्ष सही फायदा उठा लेता है और उनको मनाने में तैयार हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान वहां हो सकता है, चाहे वो नोएडा हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, कैराना हो, सभी सीटों पे, बुलंदशहर हो, हापुड़, सभी पे जगह, अलीगढ़ हो, सब जगह उनका अपना वर्चस्व है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ी दूसरी मैं एक बात बता दूं आपको, इन सभी इलाकों में अगर जो राजपूत लोग हैं उनका जो एक संरक्षण है उनको, और एक बात किसी नेता की अगर वो बात मानते हैं तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का वहां वर्चस्व है और उनके बड़े शुभचिंतकों में वो माने जाते हैं। उनका पूरा प्रयास है कि वो इस पूरे मामले को समझौता कर लें या बातचीत जैसे भी हो, उनको किसानों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी में भी विरोध के सुर हैं जो हमें और आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। पारुल जी, केसी जैन साहब, जो ना देखा था अब तक भारतीय जनता पार्टी ने, वो रुख भी दिखने लगा है, वो तस्वीर भी दिखने लगी है। पूछा जा रहा है कि जनाब ये तो आप ना थे। पार्टी की स्थिति को लेकर अभी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार ने स्पष्ट किया कि पहली बात तो ये कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का वहां पर अच्छा वर्चस्व है। दूसरी बात ये कि हर एक प्रत्याशी के क्षेत्र में जो लड़ाई है के फूल से और पंजे से, तो ऐसी स्थिति में जो भी पार्टी के लोग हैं, चाहे पूर्व विधायक रहे हो, वर्तमान विधायक हो, वर्तमान सांसद हो, हर कोई भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए लगा। अब वो कैंडिडेट कोई भी है और हर कोई ने भी भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेकर के और कैबिनेट मंत्री तक भी हैं, सबकी एक ही चाहत है कि एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो 80 का टारगेट है, इसको लेकर के छोटे से कार्यकर्ता से लेकर के सांसद, कैबिनेट मंत्री तक हर कोई अपने तन मन धन से समर्पित है। टकराव की स्थिति व्यक्तिगत कहीं पे हो सकती है और ये अभी आप देखिए समाजवादी पार्टी में 4 टिकट बदल दिए गए, आप देखिए मेरठ का भी टिकट बदल दिया और आजम खान साहब जेल के अंदर निर्णय लेते तो क्या नाराजगी नहीं है जिनके दिए गए जिनके टिकट बदल दिए। और भारतीय जनता पार्टी में जो आपने संगीत सोम तो संजीव बालियान की बात की, इन्होंने कहीं पे ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी से कोई विरोध है। आपसी कहीं ना कहीं टकराव हो सकता है कहीं पे कुछ मतभेद हो, कुछ मनभेद हो, लेकिन पार्टी को लेकर के सबकी एक ही इच्छा है कि उत्तर प्रदेश में 80 का जो टारगेट है, 80 की 80 सीटें निकले, उसमें कहीं पर भी इब्बट ना होने पाए। तो हर कार्यकर्ता के रूप में, बड़े से बड़ा नेता एक कार्यकर्ता के रूप में समर्पित होकर के काम कर रहा है और हमें पूरी उम्मीद। अच्छा सर, बहुत अच्छा, लेकिन गले उतर इसलिए नहीं रहा है आपकी बात क्योंकि आप उस शख्स को जनप्रतिनिधि बनाना चाहते हैं, जनता को कह रहे हैं कि आप उस शख्स को चुनिए जिसकी रिस्पेक्ट हमारा खुद का नेता नहीं कर रहा है। गाहे बगाहे वो उनको बयानात में कुछ ना कुछ कह देते हैं और फिर अब तो ये तक कहते हैं कि उनकी हैसियत नहीं है। तो ये अगर पार्टी की आप ही के नेता, अगर वो भी संजीव सोम जैसा एक शख्स, संगीत सोम जैसा एक शख्स ये बात कह रहा है, छोटा नेता नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है जो कुछ भी उठा के बोल दिया, बखत रखती है उनकी बात,
और ये संदेश जो वोटर्स हैं, जो नेता हैं, उनके बीच क्या जा रहा होगा? और अगर ये नाराजगी उन ठाकुर वोटर्स के जो 24 गांव से बिलोंग करते 1 लाख वोटर्स, आपकी जमीन हिल जाएगी सर मुजफ्फरनगर में? नहीं पारुल जी, देखिए मुख्यमंत्री जी पूरा मामला संज्ञान में आया है और उनके समझाने के बाद ही तो ये बयान आया है। ये हैसियत वाला शब्द बाद में इस्तेमाल हुआ है। जी देखिए, पार्टी को लेकर के सब एक मत है, एक राय है। व्यक्तिगत कहीं पे कुछ हो भी तो उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि देखना है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, देखना है कमल के फूल को, देखना है भारतीय जनता पार्टी को। और इस तरीके की स्थितियां होती है तमाम पार्टियों में। देखिए, लोग बगावत कर करके निर्दलीय लड़ रहे हैं, तमाम पार्टी से छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। उनकी दुर्गति क्या हो रही है? अगर हमारे यहाँ पे कोई ऐसी स्थिति है भी नहीं, उनका मिशन 80 नहीं है ना सर, मिशन आपकी पार्टी का 80 है। इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि अब तक तो आप सब कुछ संभालते हुए चले आ रहे थे, यहाँ शायद थोड़ा सा आप चूक गए हैं। खैर, लौट रही हूँ आपके पास। जैन साहब जरा सा रुकिएगा, हमारे साथ आजम साहब भी जुड़े हुए। लौटूंगी, मैं दूसरे टर्न में आऊंगी आपके पास। आजम जी, संगीत और संजीव बालियान का ये जो टॉपिक है, ये जो निकल के सामने आया, ये बैठे बैठे आपको मुद्दा दे गया कि ये तो भाई ऐसा नहीं है कि हम ही अकेले इस मामले में सर्कल में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी ये सारी चीजें हो रही हैं। ये गलत बोल रही हूँ क्या? पारुल जी, हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि भाजपा का गुब्बारा फूटेगा। अब वो गुब्बारा कब फूटेगा? 19 अप्रैल से पहले फूटेगा या आज फूटेगा? चुनाव आते आते जो इन्होंने 400 पार का नारा और गुब्बारा मतलब फुलाया है, उसकी हवा निकलनी तय है। वो हवा अब चूंकि पश्चिम से ही निकलनी थी, वो निकलनी शुरू हो गई है। ये हम लोगों का शुरू से कहना था। हम लोग चाहते थे कि जो जमीन के मुद्दे हैं वही रहें, लेकिन ये लोग प्रोपेगेंडा की राजनीति चूंकि इन्हें सूट करती है और प्रोपेगेंडा ही इनका मुख्य एजेंडा है, तो इनके एजेंडे का, इनके नारे और इनके एजेंडे की हवा निकलनी तय थी और वो हवा पश्चिम से निकलना शुरू हो गई है और 4 जून आते आते वो यकीनन पूरा पंचर हो जाएगा। ठीक है, आपको लगता है कि एक सीट पर अगर चीजें बिगड़ गई, जिसमें खुद ऐसा नहीं है कि वो प्रत्याशी का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन साथ वो बीजेपी के ही रहना चाह रहे हैं, वो नहीं कह रहे कि मैं सपा में जाऊंगा या बीएसपी में जाऊंगा। ये छोटी-छोटी चीजें हैं जो अब सामने आएंगी। हम लोग हमेशा कह रहे थे कि चीजों को भाजपा ने दबा के रखा है और प्रेशर कुकर कितने दिन तक सीटी नहीं देगा, उसे सीटी तो देना ही पड़ेगा। जो भाजपा के उच्च शीर्ष नेतृत्व ने दबाव बनाए रखा था नेताओं पे, वो अब फूटेगा और वो समय आ गया है, चुनाव का समय है, वो उनके नेताओं का गुस्सा फूटेगा और ये चीजें प्रेशर कुकर कब तक सीटी नहीं देगा। ये अच्छा आपने पंच लाइन दिया मुझे, मैं आ रही हूँ। तो हमारे साथ कांग्रेस से वाचस्पति जी भी जुड़े हुए। वाचस्पति जी, ये प्रेशर कुकर कब तक सीटी नहीं देगा, ये बीजेपी को टॉन्ट करते हुए आजम जी ने कहा, लेकिन सवाल ये है कि काफी जगह तो सीटी बजकर प्रेशर कुकर फट भी चुका है, उसका क्या करेंगे? इधर एक नहीं संभाल पा रहे, उधर तो कई तीर खराब पड़े हैं। वाचस्पति जी। जी, मैं एक कथन से शुरुआत अपनी करूंगा कि सारे लोगों को आप हमेशा के लिए, कुछ लोगों को आप हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, हाँ। कुछ को कुछ के लिए बना सकते हैं, लेकिन सबको हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। ये एक बहुत बड़ी कहावत है, राजनीतिक कहावत है। वही स्थिति भाजपा की है कि आप देश को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते, कुछ समय के लिए बना सकते हैं और कुछ लोगों को हमेशा के लिए बना सकते हैं। कुछ लोग हमेशा बने रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उन पे, वो प्रेशर कुकर में अंदर खदबदाते रहेंगे, खोलते रहेंगे, बाहर नहीं निकल के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं पैदा करने देंगे। सवाल यहाँ पर ये नहीं है, सवाल इसलिए ये सब पैदा हो रहा है कि वो भयाक्रांत हो गए हैं। सारा जो कांग्रेस का जो वचन पत्र, न्याय यात्रा से निकल के जो न्याय पत्र आया है, उससे सारे लोग परेशान है, कांग्रेस की घोषणाओं से बहुत परेशान है। इससे इनके अंदर बहुत बात पैदा हो रही है, उनको अपना जमीन बचाने की दिक्कतें हो रही हैं। किसानों का हमारा वचन पत्र देखिए कितना शानदार है, आप देख लीजिए कि हम एमएसपी बिल्कुल उनको देने के लिए राजी हो गए हैं, जीएसटी के दायरे से किसान को बाहर कर दे रहे हैं, उनकी जो जितनी खाद की कीमत है उसको पूरा का पूरा हम उसको तौल देने को तैयार हैं। इसके बाद ठीक है, जमा होता था किस्तों के रूप में, वो सरकार वहन करेगी। हम 1 लाख रुपए महिलाओं को देने के लिए तैयार हैं। आपका मैनिफेस्टो नहीं सुना है सर, मैंने तो सिर्फ ये पूछा था कि आपको क्या लगता है इससे जो ठाकुर वोट बैंक है, इस अदावत से जो 2 नेताओं की है, उससे कटेगा, कोई नुकसान होगा, या आप अपना मैनिफेस्टो पढ़ने लगे?
नहीं, हम तो अपनी मैनिफेस्टो की बात करेंगे। वो उनका घर है, वो किस तरीके से वो करते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उनको मारे, वो उनको मारे। इससे हमारा कोई सिर्फ फटोवल से उनका कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी पार्टी का पॉइंट रखेंगे। ठीक है। और हम ये कहना चाहते हैं यही पॉइंट जो राइज होगा, जो आप कुकर की बात कर रहे हैं, वो उसमें ज्यादा इतना प्रेशर बन गया है कि इससे बड़बड़ाहट सारी भाजपा और उनके ठीक है वाचस्पति जी, ये जो आपका पॉलिटिकल पॉइंट है ना, इसे मैं नीरज जी से थोड़ा सा समझ लेती हूँ। नीरज जी, कांग्रेस का कहना है इनके अंदर होता रहे सर, फुटबॉल मारते रहे एक दूसरे को, हमें क्या लेना देना, हमें उससे कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं। लेकिन यही तो राजनीतिक दलों को फायदा और नुकसान दिखने लगता है। एक तरफ 1 लाख ठाकुर, जहां पर ठाकुर 24 जिसे कहा जाता है, 24 गांव, वो 1 लाख वोटर्स। दूसरी तरफ जैन तो हैं साथ में। ये भी कहा जा रहा है कि पहले जिनके खिलाफत करते थे, आज उनके लिए वोट मांगने के लिए वो चुनावी मैदान में है। तो एक तरफ है, लेकिन जाट और ठाकुरों की ये लड़ाई के बीच, या फिर संजीव और संगीत की ये लड़ाई के बीच, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान होगा उससे दूसरे दलों को फायदा हो सकता है? या फिर क्योंकि संगीत कह रहे हैं मैं तो बीजेपी के साथ हूं, संजीव बालियान का भले ही प्रचार नहीं करूंगा, तो ये नुकसान कम हो जाएगा इस बात से? आपका आकलन नीरज जी? पारुल जी, देखिए, उस पूरे इलाके को जो है वहाँ की स्थानीय भाषा में 60-84 कहते हैं। 60-84, ओके। 60-84 उस पूरे इलाके में, आप चाहे गाजियाबाद हो, मुजफ्फरनगर हो, कैराना हो, नोएडा हो, बागपत हो, मेरठ हो, बुलंदशहर हो, अलीगढ़ हो, हाथरस हो, एटा हो, इन सब इलाकों में किसी भी लोकसभा सीट पे चले जाइए, 1.5 लाख से लेके 2 लाख वोट इस राजपूत समुदाय का हर लोकसभा पे मौजूद है। और अगर ये नाराज होते तो निश्चित रूप से वहां भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, अगर वो नाराज होते। मैंने एक बात। दूसरी बात, क्या विपक्ष उनको मनाने में कामयाब होता है? जैसे भी हमारे कांग्रेस के महोदय ने कहा कि हमें क्या फर्क पड़ता है उनका सर फूटे या माथा। तो मुद्दे की बात यह है, ये चूंकि इसलिए कह रहे हैं कि इनके मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी से मैच नहीं करते, इनके यहाँ भी टिकट डिक्लेरेशन नहीं हो पा रहा है, ये प्रचार भी नहीं कर पा रहे, तो हमें लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में खड़े हो पा रहा है। अगर खड़ा हो सकता है तो ये बहुत अच्छा मौका विपक्ष के पास है कि वो जाए और वहां उस 60-84 को घेर लेता है, तो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी हार का सामना देखना पड़ सकता है। पारुल जी, बिल्कुल, पश्चिमी यूपी में आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है जैन साहब, इसे नकारिए बिल्कुल नहीं। और ये जो खटपट चल रही है, ये मीडिया के सामने आकर उन्होंने बोला है, तो इसे भी आप इनकार नहीं कर सकते। सवाल ये है कि अब समय नहीं है आपके पास चीजों को संभालने का। सीएम साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस हद तक चीजें समझ नहीं पा रही हैं। और जैसे कि अभी नीरज जी ने भी कहा कि अगर ये नाराज हुए तो आपके लिए मुसीबत आनी ही आनी है। ये नीरज जी भी यही आकलन कर रहे हैं जो मैं इससे पहले भी बात कर रही थी। पारुल जी, पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, वो किसी का ऐसा नहीं कि अगर एक सीट पे कहीं पे 2 लोगों की कहीं पे कोई अनबन हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समाज 2 टुकड़ों में बट गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। और आपने देखा कि सीटों तमाम जगहों पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी चेंज किए, तो प्रत्याशी चेंज किए जो क्या पहले प्रत्याशी के साथ सारे लोग चले जाए? वो चुनाव लड़ ही नहीं रहा है। अगर वो चुनाव नहीं लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी में पहले सांसद था, आज चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो क्या वो जो जिन लोगों ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को के प्रत्याशी को सांसद बनाने का काम किया, तो वो लोग वोट ही नहीं देंगे क्या कि आपके प्रत्याशी को इस बार टिकट नहीं मिला? तो ऐसे नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि कहीं पे कोई टकराव की स्थिति नहीं है। व्यक्तिगत रूप से अगर तमाम सारे सवाल पूछने पे जवाब आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समाज, वो चाहे ठाकुर हो या जाट हो, वो वर्ग अलग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। तीसरी बात ये है कि अभी हमारे कांग्रेस के साथी जिस प्रकार से कह रहे थे कि आप जनता को मूर्ख नहीं बना सकते हैं, तो ये वही बात हो गई। इसका मतलब आप लंबे समय तक जनता को मूर्ख बनाते रहे। जनता के जनादेश का सम्मान करने के बजाय आप इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं कि जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कांग्रेस कहती रही गरीबी हटाओ, गरीबी तो नहीं हटाई, गरीबों को हटा दिया। ये कांग्रेस करने लगी। जो लोग 27 रुपए पर डे कमाते हैं वो लोग अमीर है, 5 रुपए में जो लोग भोजन कर सकते हैं वो लोग अमीर है। तो कांग्रेस ने तो पूरा की पूरा डाटा ही चेंज कर दिया ना कि 17.5 रुपए डेली कमाने वाला व्यक्ति अमीर है। कांग्रेस ने तो ये डाटा रखा था अभी जब की सरकार थी, तो इन्होंने तो गरीबी हटाओ के गरीब को हटा दिया। जो गरीब था उसको अमीर की श्रेणी में लाके रख दिया कि आप 17.5 रुपए पर डे कमा रहे हैं। ठीक है, वापस में नीरज जी आपके पास आ रही हूँ। एक छोटा सा कमेंट नीरज जी से लूंगी। नीरज जी, क्या ये सच नहीं है कि ठीक है, एक क्लियरेंस ले लूं मैं, उसके बाद वापस आपके पास आ रही हूं। जनता के बीच में
ये सच नहीं है सर, संगीत सोम के लिए टिकट मांगा जा रहा था और उसकी वजह से ठाकुरों में नाराजगी आई, और अभी भी ये कहा जा रहा है कि विधानसभा की नाराजगी ठाकुर वोटर्स में बनी हुई है, जिसको भांप लिया था योगी गवर्नमेंट ने, लेकिन उसके बावजूद भी एक सही प्लान यहाँ पर नहीं अख्तियार किया गया, जिसकी वजह से हो सकता है एंड मौके पर खामियाजा उठाना पड़े। बिल्कुल, संगीत सोम भी चाहते थे उनको लोकसभा का सीट चुनाव यहाँ से लड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो, और वो प्रयासरत भी थे, क्योंकि इनका आपसी विवाद पहले से चल रहा था, और वो चूंकि मुख्यमंत्री जी और बालियान को रिपीट करने के पीछे की क्या रणनीति रही बीजेपी की, इसको आप कैसे बताएंगे? और निश्चित रूप से इसका मतलब यह है कि पार्टी में उनकी कद्दावर होने की जो नीति है या उनका जो असर है वो निश्चित रूप से ज्यादा रहा, और उन्होंने अपना जैसा भी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इंडिविजुअल सर्वे भी कराती है, सारे पार्टियां कराती है कि किस स्थिति, किस आदमी की क्या स्थिति है हमारे चुनाव क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से उसका दबाव उनका। तो ये माना जाए कि जो सर्वे बीजेपी ने कराया होगा उसमें इंटरनल कोई नाराजगी नहीं निकली होगी, लेकिन अब बयान सामने आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसको हमने देखा है कि ये सब टिकट देने के बाद शुरू हुआ विवाद। टिकट से पहले कोई विवाद ना मीडिया में था, ना पार्टी में था, ना कहीं सड़क पे नजर आ रहा था। अब चूंकि सब जगह नजर आ रहा है, 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करेंगे जैन साहब, उसके बाद में 30 सेकंड बाकी दोनों मेहमानों के पास भी आऊंगी। कहिए जैन साहब, पिक्चर साफ है आपके सामने, कहीं ना कहीं पहले आप वो जो उबाल आ रहा था वो शायद भांप नहीं पाए आपके सर्विस, और उसके बाद टिकट सोम साहब भी मांग रहे थे लेकिन बालियान साहब को दे दिया, और अब उत्तर प्रदेश में परेशानी। फारूक जी, पार्टी में एक खासियत है कि भारतीय जनता पार्टी में एक एक सीट से कई कई कद्दावर नेता टिकट मांग रहे हैं, बाकी पार्टियों के प्रत्याशी भी नहीं है, टिकट लेने के लिए नहीं तैयार है, टिकट नहीं तय हो पा रहे हैं, प्रचार करने के लिए नहीं जा पा रहे। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में लोग माननीय मोदी जी के चेहरे को देख करके वोटिंग कर रहे हैं, और एक नहीं तो आप हल्के में किसको ले रहे हैं? ठाकुरों की नाराजगी जो सोम के सामने समझने आ रही है, या फिर दूसरे विपक्षी कैंडिडेट के तैयार ना होना, किसे हल्के में ले रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं है, देखिए हमने तमाम जगहों पे कई प्रदेशों में हमने मुख्यमंत्री चेंज कर दिए, जबकि ये बात हो रही थी कि मुख्यमंत्री चुनाव जिता के यही लेकर के आए, चुनाव वो जिता करके लेके नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी को उनको लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनाए रखा, तो ये पार्टी निर्णय लेती, और अगर 4 कंटेस्टेंट टिकट तो एक कोई मिले, जाहिर सी बात, और कई कई लोग टिकट सीट से मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इसके हाँ क्या लीजिए 10 सेकंड और दे रही हूं। जनता है जिसने काम किया उसको फिर से पार्टी टिकट दे रही, क्या दिक्कत है इसमें? तो पार्टी अगर 4 टिकट मांग रहे, इसका ठीक है, मुझे लगता है बालियान साहब भी शायद ये परिस्थिति नहीं भाप पाए होंगे, आकलन नहीं कर पाएंगे कि ये नुकसान का शायद अंदाजा हो उनको कि फारूक जी ये ठाकुर 24 से टिकट चेंज किए जा रहे हैं। हाँ। आजम अब मैं उनसे बात कर लूं। सर जैन साहब रुकिए, पर्याप्त समय दिया मैंने आपको, थोड़ा सा रुकिए। आजम जी, वो जेल से फैसला करे, और कांग्रेस ठीक है, ठीक है। हकीकत ये है, लॉजिक ये है कि एक सीट पर उनके अगर विरोध के स्वर उठ रहे हैं तो बाकी जगहों पर आपकी स्थिति जो बनी हुई है उससे आकलन करके खुश नहीं हो जाइए, वहां पर भी आपको अपनी परिस्थितियों को ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि अलग अलग सीटों पर अलग अलग चीजें थी, तभी आपको सीटें बदलने पड़ी, इससे तो इनकार किया नहीं जा सकता। तो दूसरे का घर अगर खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है, टूट रहा है, तो उससे हम अपना घर मजबूत ना करें, ये तो जीत की राह पर नहीं लेकर जाता किसी भी दल को। आजम साहब, पारुल जी, इसमें खुश होने और नाराज होने का कोई विषय नहीं है। हम लोग शुरू से कहते रहे हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस शुरू से कहता रहा है कि ये तानाशाही और अहंकारी सरकार है। ये विपक्ष के साथ साथ इनके साथ जो लोग हैं उनको भी दबा के रखने का प्रयास कर रही है, और वो चीजें चुनाव जब आता है तो मतदाता भी स्वतंत्र होता है और नेता भी स्वतंत्र होता है, तो वो चीजें सामने आनी थी, वो आज नहीं कर। जो इनके लोगों ने करड़ी सेना के अध्यक्ष के साथ राजस्थान में किया, उसका रिफ्लेक्स सहारनपुर में कितनी बड़ी खाप पंचायत हुई राजपूत समाज की, ये सारी चीजें मीडिया में है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। किसी भी समाज का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे राजपूत समाज हो या कोई भी समाज हो, सबका सम्मान होना चाहिए, और सभी जाति वर्ग धर्म सब जो है वो स्वतंत्र है अपना मतदान करने के लिए, और वो जिसको उचित सब स्वतंत्र हैं सर, लेकिन इस समय अगर आपका कोई कैंडिडेट वहां पर होता है, आपके नेता वहां पर होते, इनसे बात होती तो शायद आपको कुछ फायदा हो सकता था। हाँ वाचस्पति जी कहिए। क्योंकि वो सब स्वतंत्र, भाजपा के प्रवक्ता जी ने मेरी बात को स्वीकार की है। वाचस्पति जी रुकिए, जैन साहब रुकिए। वो जाके 17-18 रुपए से ज्यादा प्रतिदिन नहीं होता है। एक तो बात ये
दूसरी बात यह है कि 36 कौम पूरे देश की वो भाजपा के खिलाफ इकट्ठा लामबंद हो रही है। आप चाहे गुजरात से लेके कहीं का भी देख लिए, जाट भी इनके खिलाफ लामबंद हो रहा है और अन्य जातियां भी लामबंद हो रही हैं। केवल एक बिरादरी, ठाकुर बिरादरी की बात नहीं है, और बिरादरियां भी इनके साथ उसी के साथ आ रही है। उनको छला महसूस हो रहा है। ये सरकार ने 10 साल तक उनको ठगा है, उनके साथ नाइंसाफी की है, हर प्रकार की नाइंसाफी हुई है। रोजगार नहीं मिला है लोगों को, छात्रों को शिक्षा नहीं मिली है। आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर जिंदा रखने की स्थिति में आ गए हैं। 125 देशों के हंगर इंडेक्स में आप 111वें नंबर पर रह के बड़ी खुशी की बात मानते हैं। ये चीजें आपको वो जो 24 गांव के ठाकुर वोटर्स हैं उनको समझानी होंगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी के ही दो नेता, एक है संजीव बालियान, एक है संगीत सोम। संगीत सोम कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं। जो मीडिया में उन्होंने बात कही उससे तो साफ हो गया कि उनकी नाराजगी बहुत बड़ी है। उधर योगी जी भी समझाइश दे रहे हैं लेकिन उसके बाद भी असर नहीं हो रहा। अब संगीत सोम की नाराजगी कितनी भारी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ जाट नेता है तो दूसरी तरफ सोम ठाकुर वोटर्स जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। ठाकुरों की नाराजगी अगर इस तरह आई, जो सामने निकलकर खबरें आ रही हैं कि ठाकुर बहिष्कार कर रहे हैं इस चुनाव में बीजेपी का, तो ये बहुत परेशानी वाली बात हो जाएगी। लेकिन कई बार ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि बीजेपी ने इस उड़ते हुए ये जो उठता हुआ विरोध का स्वर था इसे थाम लिया है। लेकिन आने वाले समय पे देखना ये होगा कि मुजफ्फरपुर में किसकी जीत होती है, किसकी हार, और ठाकुर वोटर्स जो हैं, जाट वोटर्स जो हैं, जो किसकी तरफ जाते हैं, इनकी नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ेगी। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।